सीरियल किलर्स की लिस्ट में अगर इस इंसान को दुनिया का सबसे स्मार्ट और हैंडसम सीरियल किलर घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, क्योंकि हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, गुड लुकिंग और हैंडसम जैसी क्वालिटीज होने के बावजूद उसने अपनी जिंदगी की राह कुछ अलग, बहुत अलग ही चुनी थी। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं टेड बंडी की, जिसने अपनी इन सारी क्वालिटीज का इस्तेमाल करते हुए उन खूबसूरत लड़कियों की मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्हें नहीं पता था कि वो जिस इंसान पर यकीन कर रही हैं वो ही उनकी जान ले लेगा, और वो भी बिना किसी वजह के। और तभी शायद टेड बंडी को द लेडी किलर भी कहा जाने लगा। टेड बंडी अमेरिका के बर्लिंगटन सिटी में पैदा हुआ था, जो कि वर्मोंट स्टेट में एक छोटा सा शहर है। वो नवंबर की 24 तारीख थी सन 1946। उनकी माँ पहले दिन से ही एक सिंगल मदर थी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और टेड के बाप का कुछ अता पता नहीं था। टेड के पैदा होने पर उसका नाम थियोडोर रॉबर्ट कावल रखा गया था, जो कि उसकी माँ के नाम की तरह था। टेड की माँ का नाम एलेनोर लुइस कावल था। अपनी जिंदगी की शुरुआती सालों में टेड फिलाडेल्फिया में अपने नाना नानी के पास ही पला था। टेड को उसके नाना और नानी ने शुरू से ये बताया था कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं और लुइस तुम्हारी बहन है। ये सब इसलिए कहा गया था क्योंकि लुइस की शादी के बिना ही टेड पैदा हो गया था। पर जब टेड थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे खुद ही सब कुछ पता चल गया था। पर फिलाडेल्फिया में लोग लुइस और टेड को उसके बाप ना होने की वजह से काफी परेशान करने लगे थे। उसके बाद लुइस अपने बेटे टेड को लेकर 1950 में वॉशिंगटन में शिफ्ट हो गई थी, जहां उसकी मुलाकात जॉनी बंडी नामक से हुई, और फिर 1951 में लुइस और जॉनी ने शादी कर ली थी। तो अब टेड का ऑफिशियल नाम हो चुका था बंडी। जॉनी एक हॉस्पिटल में कुक का काम करता था। जॉनी ने टेड को अपने ही बच्चों की तरह अपना लिया था और उसके बाद उनके 4 और बच्चे भी हुए थे। जॉनी अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था और कभी अपनी वाइफ और बच्चों से गलत बर्ताव नहीं करता था। लेकिन शायद टेड अपने नाना को ही अपना आइडल मान चुका था, जो कि एक बहुत बदतमीज और जालिम आदमी थे। वो अपनी वाइफ और बेटियों को गालियां दिया करते थे और बिना रीजंस के उन्हें पीटा भी करते थे। इसके अलावा नाना जी अपने कुत्ते की भी पिटाई किया करते थे। पड़ोस की बिल्लियों की पूंछ पकड़कर उन्हें घुमाकर फेंक दिया करते थे। जालिम होने के साथ साथ वो एक रेसिस्ट आदमी भी थे, यानी इटालियन, कैथोलिक्स, जूइस और काले लोगों से बहुत नफरत करते थे। एक बार जब उनकी छोटी बेटी देर से सोकर उठी तो उन्होंने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। टेड अपनी माँ से नफरत करने लगा था। उसकी माँ ने उसे कभी उसके बाप के बारे में नहीं बताया। इसी के साथ टेड अपने सौतेले बाप को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जबकि जॉनी टेड का बहुत ख्याल रखता था। अब टेड जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा था, वो अपनी पागलपन की हरकतें शुरू कर चुका था। टेड की आंटी जूलिया ने एक इंसिडेंट बताया कि जब एक दिन रात को जूलिया की सोते से आंख खुली तो 3 साल का टेड उसके बेड के सामने खड़ा था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था, और टेड ने जूलिया के चारों तरफ बहुत सारे चाकू छुरी सजाए हुए थे। अब एक 3 साल के बच्चे का ऐसा करना बहुत वियर्ड माना जाएगा, क्योंकि उस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हुए अच्छे लगते हैं। पर जैसे जैसे टेड की उम्र बढ़ने लगी तो उसकी चोरी करने की आदत के साथ साथ अनजान लोगों के घर में घुस जाने और खिड़की से झांकने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस सब के चलते जब टेड हाई स्कूल में आ गया तो एक बार उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया और किसी के घर में चोरी करने और गाड़ी चुराने के चार्जेस भी लगाए थे। लेकिन बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। फिर 1965 में टेड ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, जहां से फिर 1966 में उसने चाइनीज पढ़ने के लिए वॉशिंगटन में ट्रांसफर करा लिया था। फिर इसी दौरान वहां टेड की मुलाकात अपने साथ की एक स्टूडेंट स्टेफनी ब्रूक्स से हुई। इसके बाद 1968 में टेड ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया और एक छोटी मोटी नौकरी करने लगा। फिर टेड ने किसी पॉलिटिशियन के ड्राइवर और बॉडीगार्ड की नौकरी भी करी थी। इलेक्शन के कैंपेन में भी टेड आगे आगे रहा,
लेकिन इन सब से परेशान होकर स्टेफनी ने टेड से ब्रेकअप कर लिया। टेड को अकेला छोड़कर चली गई। बस इसी पॉइंट को टेड की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। स्टेफनी का कहना था कि टेड की लाइफ का कोई एम नहीं है। इसी फ्रस्ट्रेशन में टेड बहुत से स्टेट्स घूमा और टेम्पल यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई करी और 1968 में वॉशिंगटन वापस आ गया। फिर 1970 में टेड ने एलिजाबेथ क्लॉपर नाम की एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में मेडिसिन में थी। इस रिलेशनशिप की खास बात यह भी थी कि टेड एलिजाबेथ के साथ साथ और भी बहुत सी लड़कियों को डेट कर रहा था और इस बात का अंदाजा एलिजाबेथ को बिल्कुल भी नहीं था। टेड ने फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी में एडमिशन लेकर 1972 में उसे कंप्लीट किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद टेड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुका था और 2 लॉ स्कूल्स के लिए काम भी कर रहा था। फिर 1973 में टेड ने चुपचाप स्टेफनी ब्रूक से अपनी पुरानी रिलेशनशिप को शुरू कर दिया था, जबकि वो एलिजाबेथ के साथ अब भी रिलेशनशिप में था। अब टेड सोशल गैदरिंग में स्टेफनी को अपनी फियांसे कहकर लोगों से मिलवाने लगा, लेकिन बिल्कुल अचानक से जनवरी 1974 में टेड ने फिर से स्टेफनी से अपने ताल्लुक खत्म कर लिए। शायद ये टेड का बदला था स्टेफनी के लिए, क्योंकि पिछली बार स्टेफनी ने अब टेड को छोड़ा था और इसके बाद अप्रैल का महीना आते ही टेड ने लॉ स्कूल की जॉब भी छोड़ दी थी। और यही वो वक्त था जबकि आसपास की लड़कियां अजीबोगरीब सर्कमस्टेंसेस में गायब होना शुरू हो चुकी थी। मिस्टर टेड बंडी का पहला अटेम्प्टेड मर्डर वॉशिंगटन की एक 18 साल की लड़की का था, जिसका नाम जॉनी लेंच था। टेड 4 जनवरी 1974 को जॉनी के अपार्टमेंट में घुस गया और फिर एक मेटल रॉड से उसको मारा और सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। उस लड़की की जान तो बच गई, पर उसको कुछ परमानेंट इंजरीज हो चुकी थी। इसके बाद तकरीबन हर महीने लड़कियां गायब होना शुरू हो चुकी थीं। फिर 1 फरवरी 1974 को उसी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट लिंडा एन हेली अपने घर से सुबह सुबह लापता हो गई थी। 12 मार्च को एक 19 साल की स्टूडेंट डोना एन हेली मेंशन तब गायब हो गई जब वो उस एवरग्रीन स्टेट्स कॉलेज कैंपस में एक जैज कॉन्सर्ट में जा रही थी। इससे अगले महीने 19 साल की सुजैन एलेन रैनको को 17 अप्रैल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टेट कॉलेज से लापता हो गई थी, जब वो अपने फ्रेंड के साथ जर्मन फिल्म देखने जा रही थी। ये लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन कम उम्र की लड़कियों का आसपास की यूनिवर्सिटी का होना सब में कॉमन पाया जाता था, जो कि एक एक करके गायब होती जा रही थी। कई लोगों ने यह भी बताया कि गायब हो चुकी लड़कियों को आखिरी बार एक आदमी के साथ देखा गया था, जिसके ब्राउन रंग के बाल थे और उसके हाथ में एक प्लास्टर लगा हुआ था। बाद में ये पता चला कि ये टेड बंडी का सिग्नेचर स्टाइल था, ताकि वो लड़कियों की सिंपैथी लेकर उसको आसानी से धोखा देकर रेप और मर्डर आसानी से कर सके। इसके बाद करीबन 1 साल गुजर जाने पर उन सभी लड़कियों की बॉडीज और बॉडी पार्ट्स वॉशिंगटन के पास टेलर माउंटेन पर मिले थे। पुलिस इस केस में कोई लिंक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस मर्डर तक पहुंच सके। बस एक ही पैटर्न समझ आ रहा था, सभी लड़कियां खूबसूरत यंग कॉलेज स्टूडेंट्स थीं और हाँ, उन सब के लंबे बाल थे और वो बालों के बीच की मांग बनाती थी, यानी मिडिल पार्टेड स्टाइल। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक 18 साल की लड़की जॉर्ज एन हॉकिंस के लापता होने के बाद एक विटनेस ने बताया था कि उसने वहां एक यंग आदमी को देखा था, जो कि बैसाखी यानी क्रचिस की मदद से बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था और उसकी कार एक लाइट ब्राउन कलर की वॉक्सवैगन बीटल्स थी। एन हॉकिंस के बाद 2 और लड़कियां गायब हो चुकी थी, जिनके बॉडी रिमेन्स 5 महीने बाद उसी जगह से सिर्फ 2 माइल्स की दूरी पर मिले थे। इसके बाद पुलिस को टेड का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विटनेसेस से मिल चुका था, जिन्होंने टेड को देखा था। यहां तक कि डिटेल्स से एक स्केच तैयार किया गया, जिसको टेड के कोवर्कर्स और पुरानी गर्लफ्रेंड से वेरीफाई भी कर दिया गया था। पर पुलिस ने टेड को एक सस्पेक्ट समझकर उसे अरेस्ट नहीं किया।
क्योंकि शायद वो एक लॉ स्टूडेंट था और इस सब के फौरन बाद ही टेड दूसरे स्टेट यूटा में शिफ्ट हो गया था, जहां उसने यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था। अब यूटा की लड़कियां गायब होना शुरू हो चुकी थी। 2 अक्टूबर को 16 साल की नैन्सी फॉक्स गायब हो गई थी। फिर 2 हफ्ते बाद 18 अक्टूबर को 17 साल की मेलिसा एन स्मिथ एक पिज्जा पार्लर के बाहर से लापता हो गई थी। मेलिसा की बॉडी रिमेन्स 9 दिन बाद मिले थे। पता ये चला था कि वो गायब होने के 1 हफ्ते बाद तक जिंदा रही थी। हैलोवीन की देर रात को 17 साल की लॉरा एक कैफे से बाहर निकलने के बाद लापता हो गई थी। लॉरा की बॉडी बिना कपड़ों के थैंक्सगिविंग वाले दिन मिली थी। उसको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया गया था और फिर मारने पीटने के बाद गला दबा के मार दिया गया था। इस सब के चलते की पुरानी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ ने 2 बार पुलिस में टेड के खिलाफ इन केसेस के ताल्लुक में कंप्लेंट करी, पर वॉशिंगटन और यूटा की पुलिस ने इस पे कुछ कार्रवाई नहीं की। फिर 8 नवंबर को यूटा के एक मॉल में टेड ने 18 साल की कैरल से यह कहकर बात करना शुरू कर दिया कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और कैरल की कार में किसी ने चोरी करने की कोशिश की है, तो कैरल को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए। लेकिन जैसे ही कैरल को एहसास हुआ कि टेड उसको कहीं और ले जा रहा है, तो उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन उसी रात को टेड ने एक और लड़की को अपना शिकार बनाया था, जिसका नाम डेबरा केंट था। वो अपनी स्कूल थिएटर से निकलने के बाद कभी नहीं मिली और ना ही उसकी डेड बॉडी का पता चला। 1975 शुरू होते ही बंडी ने शिकार का इलाका यूटा से आगे कोलोराडो तक फैला लिया था ताकि कुछ नए शिकार फंस सकें। 12 जनवरी 1975 को 23 साल की नर्स कैरन कैंपबेल वाइल्डवुड इन से गायब हो गई थी, जिसकी नेकेड बॉडी 1 महीने बाद उसी रिजॉर्ट के पास से मिली थी। फिर 15 मार्च को 26 साल की स्की इंस्ट्रक्टर जूली कनिंगम लापता हो गई थी, जिसका मर्डर टेड बंडी ने बाद में कन्फेस भी किया था। जूली को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद पीट पीट कर गला दबाकर मार दिया गया था। इसके बाद साल की डेनीज ओलिफ्सन के साथ भी यही सब हुआ था। 6 मई को टेड यार्डो गया था। वहां पर उसने 12 साल की लिंडेड डॉन वल्वर को किडनैप करके एक होटल में उसका रेप किया था और बाद में उसकी बॉडी एक नदी में फेंक दी थी। यह सब असली में हो रहा था और वॉशिंगटन पुलिस अब तक इस केस की पजल के टुकड़े नहीं जोड़ पा रही थी। लेकिन 16 अगस्त 1975 को टेड को पहली बार अरेस्ट किया गया। ये तब हुआ जब टेड वहां एक रेजिडेंशियल एरिया में सुबह होने से पहले वाले टाइम में अपनी कार से घूम रहा था और पुलिस की गाड़ी देखते ही भाग निकला। पुलिस ने टेड को पकड़ने के बाद जब गाड़ी की तलाशी ली तो आगे वाली पैसेंजर सीट गायब थी और उसकी गाड़ी से काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें बरामद हुई, जैसे रस्सी, हैंडकफ्स, स्की मास्क और रॉड। ये सारे आइटम्स मिलने पर यह समझा गया कि ये सब आइटम्स तो चोरी के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। पुलिस ने टेड के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली, पर कुछ कंक्रीट एविडेंस ना मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। लेकिन बंडी शायद घबरा गया था, तो सबूत मिटाने के लिए उसने अपनी वॉक्सवैगन बीटल्स कार बेचनी चाहिए, पर पुलिस ने इंटरवीन करके उसे पकड़ लिया। अब की बार कार की कायदे से सर्च हुई तो उसमें कुछ लड़कियों के हेयर सैंपल्स मिले जो कि कैरन कैम्पबेल, मेलिसा स्मिथ और कैरल डियर से मैच कर गए। इस सब के मैच हो जाने पर बंडी पर एब्रीवेटेड किडनैपिंग और अटेम्प्टेड क्रिमिनल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए, जबकि उसको इसके बाद भी बेल मिल गई थी, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने $15,000 पे किए थे। लेकिन 23 फरवरी 1976 को ट्रायल शुरू हुआ, जो कि 4 दिन तक चला था और फिर इसके अकॉर्डिंग 1 से 15 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। अब कुछ और मर्डर्स प्रूव होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जनवरी 1977 में एस्पिन शहर में शिफ्ट कर दिया गया था टेड को। लेकिन टेड जेल में रहने वालों में से नहीं था।
एस्पिन कोर्ट हाउस पहुंचकर टेड ने कोर्ट हाउस की लाइब्रेरी जाने की रिक्वेस्ट करी। उसकी रिक्वेस्ट मान ली गई और टेड की सारी हथकड़ियां और जंजीरें खोलकर उसे लाइब्रेरी भेज दिया गया। लेकिन यहां भी टेड ने उसका पूरा फायदा उठाया और एक खिड़की में से निकलकर भाग गया। वहां से भागते वक्त उसकी एक एड़ी में चोट लग गई और वो 6 दिन तक जंगल में छुपा रहा। भागता रहा, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया जब वो एक कार चुराकर भाग रहा था। इसके बाद टेड को लीगल एडवाइजर और फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि अब वो जेल से ना भागे और अपने ट्रायल का वेट करे। पर टेड के दिमाग में अगले भागने का प्लान ऑलरेडी बन चुका था। टेड ने अपना वेट कम करना शुरू कर दिया था, जो कि किसी के लिए भी कोई इतनी चौंकाने वाली बात नहीं थी। वो बहुत होशियार था और उसने जेल का फ्लोरिंग प्लान हासिल कर लिया और अगले 6 महीने में एक हैक्स ऑफ ब्लेड और अपने विजिटर से थोड़ा कैश भी चुपचाप जमा कर लिया था। तो टेड ने इस वक्त में 35 पाउंड यानी अंदाजन 15-16 किलो वेट कम कर लिया था। उसने अपना एस्केप प्लान 30 दिसंबर को एग्जीक्यूट किया जब ज्यादातर जेल का स्टाफ क्रिसमस की छुट्टी पर था। टेड ने अपने बिस्तर को ऐसे सेट करके रखा जैसे इसमें वो सो रहा है। फिर अपने सेल की सीलिंग में एक छोटा सा टुकड़ा काट कर उस पत्ती सी शाफ्ट से चीफ जेलर के अपार्टमेंट में जा निकला और वहां से एक कपड़े चुराकर उसने पहनकर चुपचाप जेल में से निकल गया। जेल से भागने के बाद टेड ने एक कार चुराई और किसी तरह से शिकागो पहुंच गया। पुलिस को टेड के भागने का पता अगले दिन की दोपहर तक पता लग पाया था, जबकि टेड अब तक तो फ्लोरिडा पहुंच चुका था, जहां पर उसने एक नकली नाम हेगन बताकर फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के पास रूम रेंट पर ले लिया था। अब टेड वहां पर चुपचाप अपना टाइम काट रहा था, पर ज़रूरत के हिसाब से उसे किसी का क्रेडिट कार्ड चुराना पड़ा। खाने के लिए कुछ चोरी भी करनी पड़ी। उसके साथ ही अचानक से टेड बंडी के अंदर का जानवर जाग चुका था। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था टेड को वहां आए हुए। वो 15 जनवरी को फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की लड़कियों के हॉस्टल में चुपचाप घुस गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। बंडी के अंदर का हैवान जाग चुका था। उसने वहां 15 साल की मार्गरेट बोमैन को पीटा और फिर गला दबाकर मार दिया। फिर उसी वक्त उसने 20 साल की लीजा लेवी को काट लिया था और हेयर स्प्रे बॉटल से उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया। फिर उसने 2 और लड़कियों पर अटैक कर दिया जिनका नाम कैथी और कैरन था। मार मार के दोनों के जॉज फ्रैक्चर करके उन्हें बेहोश कर दिया और ये सब अटैक्स 15 मिनट के अंदर हुए थे। इसमें से 2 लड़कियों की डेथ हो गई थी। टेड बंडी का आखिरी शिकार 12 साल की किम्बर्ली लीज थी, जो कि 9 फरवरी 1975 की सुबह स्कूल जाते हुए लापता हो गई थी और किम्बर्ली की बॉडी रिमेन्स वहां से तकरीबन 35 माइल्स की दूरी पर 7 हफ्ते के बाद मिले थे। लेकिन फाइनली 15 फरवरी 1975 को टेड एक चोरी की कार में पकड़ा गया। टेड को वापस जेल में ले जाया गया और 1979 को उसके लास्ट हॉस्टल वाले मर्डर्स का ट्रायल हुआ, जिसमें उसे टेड के प्रोसिक्यूटर्स ने कुछ क्राइम्स पर उसे 75 साल की सजा सुनाई जाने पर नेगोशिएट कर लिया, पर बंडी ने इस नेगोशिएशन को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये पहला ऐसा कोर्ट ट्रायल था जिसकी कवरेज अमेरिकन टीवी पर दिखाई जा रही थी और तकरीबन 250 रिपोर्टर्स कंट्रीज से वहां मौजूद थे। इसी दौरान ज्यूरी ने एक 7 घंटे के सेशन के बाद सबूतों के बिना पर टेड बंडी को सजाए मौत सुनाई। अब एक ट्रायल के दौरान फॉर्मर गर्लफ्रेंड कैरल एना बून से टेड बात कर रहा था, जिसको उसने वहीं शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ कर दी। अब फ्लोरिडा के लॉज के हिसाब से अगर कोर्ट में आप जज के सामने अपनी शादी डिक्लेयर करते हैं तो आप लीगली मैरिड हो जाते हैं। तो अब की शादी हो चुकी थी। फिर बाद में 1982 को
की एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन उससे पहले ही 10 फरवरी 1980 में को तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई, जो कि अमेरिका में इलेक्ट्रिक चेयर से अंजाम दी जाती है। और अगले 9 साल तक टेड बंडी ने टोटल 30 मर्डर की जिम्मेदारी लेते हुए ये बताया कि उसने उन लड़कियों को कैसे जान से मारा था और फिर किस तरह से उनकी बॉडी को डिस्पोज किया, उनके टुकड़े टुकड़े करके बॉडीज के साथ भी सेक्स किया, जिससे ये भी साबित होता है कि टेड एक नेक्रोफिलियक था। साथ ही में उसने लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को ट्रॉफी की तरह अपने पास एज अचीवमेंट रखा था। ये सब ट्रायल्स और कन्फेशन का सिलसिला सालों तक चला। फिर वो दिन फाइनली आ ही गया जब 24 जनवरी 1989 को सुबह 7:16 पर टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर सजाए मौत दी गई। टेड बंडी के इतने मशहूर सीरियल किलर बनने का एक बहुत बड़ा कारण उस पर लड़कियों का आसानी से भरोसा कर लेना था, क्योंकि टेड बंडी दिखने में काफ़ी अच्छा था। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा दिखता होगा तो उसके बर्ताव और कर्म भी अच्छे होंगे। तो अगली बार किसी पर भी भरोसा करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।